हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शिप्रा वर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल ट्राइडेंट एजुकेशन में। पिछले कुछ दिनों से मैं चैनल पे वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। उसका कारण था कि मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था, लेकिन अब मैं थोड़ा हेल्दी फील कर रही हूँ। तो आज मैं जयप्रकाश लोकनायक श्री जयप्रकाश नारायण जी के ऊपर वीडियो लेक्चर लेकर आई हूँ। अब आपको रेगुलर टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज़ मिलेंगी, प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे। तो आप लोग चैनल पे इसी तरह से बने रहिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, और नोटिफिकेशन बेल को आप लोग ऑल की सेटिंग पर सेट कर दीजिएगा। मुझे रिक्वेस्ट आया था कि मैं लोकनायक श्री जयप्रकाश नारायण जी के ऊपर वीडियो लेक्चर बनाऊँ, तो आज इसी क्रम में ये लेक्चर मैं आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब किसी राजनीतिक विभूति या महान राजनीतिक विचारक की जब भी मैं चर्चा करती हूँ तो सबसे पहले उनका एक संक्षिप्त जीवन परिचय आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ, क्योंकि वो जानना, इनके जीवन परिचय के बारे में आपको जानना सबसे आवश्यक है, सबसे ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि इनके जीवन की किन परिस्थितियों ने इनके ऊपर प्रभाव डाला, जिसके कारण इन्होंने इतने अधिक महान विचार प्रस्तुत किए, जो कि एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं, हमारे सामने एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि इसी कारण इनका अध्ययन करने का महत्व बढ़ जाता है हमारे लिए। तो जयप्रकाश नारायण जी का जन्म एक साधारण ग्रामीण परिवार में हुआ था 1902 ईस्वी में। लेकिन इनकी जो पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत कब हुई, इनका राजनीतिक जीवन कब शुरू हुआ? सन 1921 में, जब इन्होंने ये पटना में कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे और इन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़कर गांधी जी के असहयोग आंदोलन में अपना सहयोग प्रदान किया, या आप कह सकते हैं कि ये गांधी जी के असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। तभी से इनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। इसके उपरांत सन 1922 ईस्वी में ये अपने पढ़ाई करने के लिए अमेरिका चले गए और वहाँ पर इनका संपर्क मार्क्सवाद से हुआ, जिसके कारण ये मार्क्सवादी बन गए। यानी मार्क्सवादी विचारधारा ने इनके ऊपर इतना अधिक प्रभाव डाला कि जिसके कारण ये मार्क्सवादी बन गए। इसके उपरांत सन 1929 ईस्वी में जयप्रकाश जी भारत लौट आए, और वो ऐसे समय लौटे थे जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। उन्होंने जयप्रकाश जी को कांग्रेस के श्रम विभाग का कार्य सौंपा, और यह वह समय था जब जयप्रकाश जी के मन में बार बार भारतीय साम्यवादी दल का सदस्य बनने की बात उठती थी। लेकिन 1932 ईस्वी में जयप्रकाश जी को गिरफ्तार करके नासिक जेल में भेज दिया गया। वहां पर कई और युवा नेता पहले से ही बंद थे, जिसमें यूसुफ मेहर अली, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, मीनू मसानी, SM जोशी, NG गोरे, ML दांतेवाला, इन सभी में निरंतर मार्क्सवाद के बारे में बातचीत होती रहती थी। अब देखिए क्या हुआ। 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। चूँकि इन महान नेताओं के भी ये संपर्क में आए, तो इन लोगों के बीच निरंतर मार्क्सवाद के बारे में बातचीत होती रहती थी। फिर क्या हुआ, 1934 ईस्वी में इन लोगों के सहयोग से, इन लोगों के प्रभाव में आकर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई और जयप्रकाश जी उसके महामंत्री बने। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई 1934 में और जयप्रकाश जी उसके महामंत्री बने। उसके उपरांत ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के चेयरमैन भी बन गए। 1939 ईस्वी में यानी 1939 में जयप्रकाश जी को पुनः देवली में नज़रबंद कर दिया गया, और फिर 1942 में यानी 1942 ईस्वी में जयप्रकाश जी हजारीबाग जेल में बंद हुए और वहां से भाग निकले। लेकिन फिर लाहौर में वे पकड़े भी गए और वहां पे उन्हें एक किले में बंद भी कर दिया गया। 1945 ईस्वी में यानी 1945 में जयप्रकाश जी को रिहा किया गया। उसके बाद उनकी नज़रबंदी 1975 में हुई। जब ये 1945 में जयप्रकाश जी की रिहाई हुई, इसके बाद इनकी नज़रबंदी कब हुई? 1975 में हुई, और 1979 में इनकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जयप्रकाश जी की समाजवादी विचारधारा के विकास के काल को 3 भागों में बांटा जा सकता है। ये 3 भाग कौन कौन से हैं?
पहला काल है 1929 से 1946 ईस्वी तक का, जिसमें उन पर मार्क्सवाद का पूरा प्रभाव था। दूसरा काल है 1946 से 1954 तक का, जिसमें इनके ऊपर जनतांत्रिक समाजवाद का प्रभाव था। और तीसरा काल था इसके बाद का, जिसमें उन पर गांधीवाद का पूरा प्रभाव है और उनकी विचारधारा पूरी तरह से सर्वोदयी हो गई। अब हम चर्चा करेंगे जयप्रकाश नारायण जी के राजनीतिक विचारों पे, क्योंकि इनका प्रभाव किस कारण है भारतीय राजनीतिक चिंतन में, इसका अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। तो इन्होंने जो विचार दिए थे, दल विहीन प्रजातंत्र के, सर्वोदय के विचार दिए थे इन्होंने, जिसका हमारे राजनीतिक चिंतन में बहुत अधिक प्रभाव है। फिर इन्होंने संपूर्ण क्रांति का विचार दिया था। ठीक है, तो ये सब हम जानेंगे आगे के वीडियो में। देखिए, सबसे पहले हम सर्वोदय के बारे में जानेंगे। इन्होंने जो सर्वोदय का विचार दिया था वो क्या था। देखिए, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल जाता है कि सर्वोदय, सर्वोदय का अर्थ है सभी का उदय, यानी सभी का समान रूप से कल्याण। तो जयप्रकाश नारायण जी के अनुसार सर्वोदय का अर्थ है समाज के सभी वर्ग का समान रूप से कल्याण। तो ये सर्वोदय का विचार इन्होंने प्रस्तुत किया था। इनके अनुसार सर्वोदय के 5 आधार हैं। पहला है जाति तथा वर्ग रहित समाज की स्थापना। दूसरा है सार्वजनिक क्षेत्र में स्वच्छ तथा कुशल प्रशासन की स्थापना। तीसरा आधार है सामाजिक व्यवस्था का आधार विकेंद्रीकरण। चौथा आधार है समस्त शक्ति का स्रोत क्या हो, जनता हो, यानी समस्त शक्ति जनता को प्राप्त कराना। पांचवा है अधिकारी वर्ग द्वारा स्वयं को जनता का स्वामी नहीं वरन सेवक समझना। देखिए, महात्मा गांधी जी की जब मृत्यु हो गई तो महात्मा गांधी जी की मृत्यु के बाद जयप्रकाश नारायण जी ने स्वयं को दलीय राजनीति से पृथक कर लिया था और 1954 में यानी 1954 में स्वयं को सर्वोदय आंदोलन के साथ जोड़ लिया। इनके अनुसार सर्वोदय समाज को बदलने का प्रबल माध्यम है, क्योंकि इसका उद्देश्य शोषण विहीन, अहिंसक, आत्मनिर्भर तथा सभी का कल्याण करना है। यानी सर्वोदयी समाज एक ऐसा समाज होगा जिसमें किसी प्रकार के शोषण की भावना नहीं होगी, जो कि पूरी तरह से अहिंसक होगा, जिसमें इंसान को यानी हर व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जाएगी। यानी हर व्यक्ति आत्मनिर्भर होगा। एक ऐसे समाज की स्थापना करना जो कि पूरी तरह से, जिसमें किसी प्रकार की कोई हिंसा की भावना न हो, जिसमें किसी प्रकार का शोषण न हो और जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा प्रदान की जाएगी, या हर व्यक्ति आत्मनिर्भर बनेगा तो एक ऐसा समाज जिसमें ये सारी भावनाएं निहित हों, जिसमें ये सारे गुण विद्यमान हों, तो एक ऐसा समाज ही सर्वोदयी समाज होगा, जिसमें समाज के सभी व्यक्ति का, समाज के सभी वर्ग के लोगों का समान रूप से कल्याण होगा। श्री जयप्रकाश नारायण जी का कहना था कि सर्वोदयी समाज में, अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं, इसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सर्वोदयी समाज एक ऐसा समाज होगा जिसमें कृषि योग्य भूमि का स्वामी वही व्यक्ति होगा जो कि उसे जोतेगा। यानी कृषि योग्य भूमि का स्वामी, कृषि योग्य भूमि का मालिक वही व्यक्ति होगा जो उस पर कृषि कार्य करेगा। बंजर भूमि में भी, यानी जो भूमि कृषि योग्य नहीं होगी, उसमें सुधार करके उसे सार्वजनिक कृषि योग्य बनाया जाएगा। यानी उस पर सामूहिक कृषि कार्य किया जाएगा। उसमें सुधार करके जो बंजर भूमि होगी उसमें सुधार करके सार्वजनिक कृषि कार्य किया जाएगा। उद्योगों को विकेंद्रीकृत किया जाएगा। बैंकों तथा बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। गांव पंचायतों को सबल बनाया जाएगा। तो इस प्रकार से सर्वोदय के अंतर्गत समस्त समस्याओं का हल करने का प्रयास किया जाएगा और सर्वोदय समाज को एक प्रकार से राम राज्य की कल्पना के अनुसार बनाया जाएगा, जिसमें सभी लोग संतुष्ट व सुखी होंगे। यानी जयप्रकाश नारायण जी एक ऐसे राज्य की, एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते थे जो पूरी तरह से राम राज्य की कल्पना के अनुसार बनाया जाएगा और जिसके अंतर्गत सभी लोग संतुष्ट व सुखी होंगे। क्योंकि ऐसा समाज कैसा होगा, ऐसा समाज पूरी तरह से शोषण विहीन होगा, अहिंसक होगा,
और इसमें प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा और इसमें सभी के कल्याण की भावना निहित होगी। तो ये है जयप्रकाश नारायण जी का सर्वोदय का विचार। अब इनका एक और विचार जिसका राजनीतिक चिंतन में बहुत अधिक महत्व है, वो है संपूर्ण क्रांति या समग्र क्रांति का विचार। तो डियर फ्रेंड्स, जयप्रकाश नारायण के समग्र क्रांति के अंतर्गत केवल समाज के बाह्य आवरण में परिवर्तन लाना नहीं, वरन मानवीय चेतना में उतना ही सार्थक आर्थिक परिवर्तन लाना है। इनका कहने का मतलब ये था कि समग्र क्रांति एक ऐसी क्रांति है जिससे न केवल समाज के बाह्य आवरण में परिवर्तन होगा, वरन ये प्रत्येक व्यक्ति की मानसिक या मानवीय चेतना में उतना ही अधिक सार्थक आर्थिक परिवर्तन ले आएगी। ये समग्र क्रांति मनुष्य के चेतना में उतना ही सार्थक आर्थिक परिवर्तन भी लेकर आएगी। जयप्रकाश नारायण के अनुसार समाज की संपूर्ण व्यवस्था में ही मूलभूत परिवर्तन लाना होगा, जिसके लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिवर्तन लाने होंगे। जयप्रकाश नारायण समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, अन्याय, शोषण तथा अव्यवस्था को समाप्त करने हेतु युवा वर्ग के माध्यम से संवैधानिक तथा राजनैतिक शांतिपूर्ण क्रांति लाना चाहते थे। उनके अनुसार समग्र क्रांति से तात्पर्य केवल समाज के बाह्य संरचना से नहीं, वरन मानव की आंतरिक चेतना में भी परिवर्तन लाना है। यानी मनुष्य की जब आंतरिक चेतना में परिवर्तन होगा, अब वो परिवर्तन कैसा होगा? वो परिवर्तन जब मनुष्य की आंतरिक चेतना में परिवर्तन होगा तो उससे सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक परिवर्तन होंगे, जो कि सिर्फ समाज की बाह्य संरचना में परिवर्तन नहीं करेंगे, वरन मनुष्य की आंतरिक चेतना में भी परिवर्तन लाएंगे। अब देखिए, समग्र क्रांति के परिप्रेक्ष्य में जयप्रकाश नारायण जी कैसी अर्थव्यवस्था लाना चाहते थे? तो इस परिप्रेक्ष्य में जयप्रकाश नारायण जी मिश्रित अर्थव्यवस्था लाना चाहते थे, जिसके अंतर्गत संपूर्ण समाज में समग्र परिवर्तन लाने के लिए, संपूर्ण समाज में समग्र परिवर्तन लाने के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं शैक्षणिक परिवर्तन भी लाने के समर्थक थे। यानी उनका कहना ये था कि जब हम संपूर्ण समाज में समग्र परिवर्तन कैसे लाएंगे? जब हम समाज के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं शैक्षणिक परिवर्तन लाएंगे तभी। जयप्रकाश नारायण जी का विचार था कि समग्र क्रांति से, संपूर्ण क्रांति से एक नए समाज की स्थापना होगी। ये समाज एक ऐसा समाज होगा जिसमें अन्याय, शोषण, छुआछूत, जाति-पाति, काले घोरे यानी रंगभेद, भ्रष्टाचार और असमानता का कोई भी स्थान नहीं होगा। और इससे क्या होगा? इससे जहाँ एक सच्चे प्रजातंत्र की स्थापना होगी, तो वहीं दूसरी ओर व्यवस्था के अधिकांश दोष स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा परिवर्तन होगा, समग्र क्रांति एक ऐसा परिवर्तन लाएगी जिससे न केवल समाज के बाह्य आवरण में परिवर्तन होगा, वरन ये मनुष्य की मानवीय चेतना में भी परिवर्तन ले आएगी। और इसके कितने आधार हैं? सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक और शैक्षणिक आधार हैं। यानी ये इन सारे क्षेत्र में परिवर्तन ले आएगी। समग्र क्रांति इन सारे क्षेत्रों में, जो कि सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक और शैक्षणिक परिवर्तन होगा। और इससे क्या होगा? इससे एक और जहाँ सच्चे प्रजातंत्र की स्थापना होगी, तो वहीं दूसरी ओर इससे व्यवस्था के अधिकांश दोष स्वतः ही दूर हो जाएंगे। जयप्रकाश नारायण ने समग्र क्रांति की घोषणा 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान से की थी। राजनीतिक चिंतन में एक और विचार जो कि जयप्रकाश नारायण जी की देन है, जिससे जो लोकतंत्र दूषित हो गया है उसे समाप्त किया जा सकता है, वो है जयप्रकाश नारायण जी द्वारा प्रतिपादित दल विहीन प्रजातंत्र का विचार। देखिए, दल विहीन प्रजातंत्र का उद्देश्य क्या था? दल विहीन प्रजातंत्र का उद्देश्य था, या इस विचारधारा का उद्देश्य था, एक ऐसे ढांचे का निर्माण करना जिसमें शासन व्यवस्था का आधार पूरी तरह से निर्दलीयता हो, यानी जिसमें कोई दलीय भावना न हो, जिसमें शासन व्यवस्था में कोई दल न हो। इसका वास्तविक उद्देश्य क्या था? इसका वास्तविक उद्देश्य था राजनीति को व्यापक रूप प्रदान करना, जो कि दलीय भावना से ऊपर हो। यानी किसी भी राजनीतिक जीवन है उसके अंतर्गत क्या है?
कोई भी दलीय भावना न हो, यानी कोई भी दल ना हो, राजनीतिक दल ना हो, क्योंकि इसका वास्तविक उद्देश्य था राजनीति को व्यापक रूप प्रदान करना जो कि दलीय भावना से ऊपर हो। इसके द्वारा जयप्रकाश नारायण ने जनप्रतिनिधियों से यह आग्रह किया कि वे स्वयं को राजनीतिक दलों के बंधनों से मुक्त करें और अपने विवेक के अनुसार राष्ट्र के हित में कार्य करें। जयप्रकाश नारायण जी का कहना था कि जो दलीय पद्धति है वो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को पूरी तरह से भ्रष्ट कर देती है, जिसका परिणाम यह होता है कि लोकतंत्र दूषित हो जाता है। और यदि हम चाहते हैं कि जनता अपने विवेक के अनुसार कार्य करते हुए अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता को पूरी तरह से भोग सके या राजनीतिक स्वतंत्रता का भोग कर सके, तो उसके लिए हमें दल विहीन लोकतंत्र को अपनाना होगा। जयप्रकाश नारायण जी ने सर्वोदय कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए दल विहीन प्रजातंत्र को अपनाने को कहा था। उनके अनुसार ये एक ऐसी योजना थी जिसके अंतर्गत प्रस्तुत आंदोलन की आरंभिक अवस्थाओं में विभिन्न राजनीतिक दलों को सर्वोदय के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा, जिससे कि वे अपने अपने विचारात्मक मतभेदों को भुलाकर इस कार्यक्रम में यानी सर्वोदय कार्यक्रम में अपने विचारात्मक मतभेदों को भुलाकर अपना पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान करेंगे। और इसका परिणाम क्या होगा कि वे एक दूसरे के साथ पूर्ण रूप से सहयोग में कार्य करेंगे तथा भिन्न भिन्न राजनीतिक दलों के रूप में अपनी पहचान को समाप्त कर देंगे, यानी उनकी राजनीतिक दलों के रूप में पहचान समाप्त हो जाएगी। वो सर्वोदय कार्यक्रम को सक्सेसफुल बनाने के लिए, यानी सर्वोदय कार्यक्रम पूरी तरह से सफल हो, तो वो अपना इसमें पूरी तरह से दलीय भावना से ऊपर उठकर जनता के हित में कार्य करेंगे। जयप्रकाश नारायण के इन विचारों को ही दल विहीन प्रजातंत्र कहा गया। वास्तव में जो जयप्रकाश नारायण थे वे दल विहीन प्रजातंत्र के माध्यम से वास्तविक लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करना चाहते थे। उनका कहना था कि लोकतांत्रिक समाजवाद एक ऐसी राजनैतिक विचारधारा है जो कि राजनैतिक लोकतंत्र के साथ उत्पादन के साधनों के सामाजिक स्वामित्व की वकालत करती है, यानी उत्पादन के साधन में सामाजिक स्वामित्व की भावना होनी चाहिए। जयप्रकाश नारायण जी ने इस विचारधारा से संपूर्ण राजनीति में एक व्यापक परिवर्तन लाने की कोशिश की और इसी कारण इन्हें लोकनायक की उपाधि भी प्रदान की गई। लोकनायक यानी जनता के नायक के रूप में इन्हें उपाधि से विभूषित किया गया। तो ये था जयप्रकाश नारायण जी का द्वारा प्रस्तुत किया गया संपूर्ण विचार। देखिए, इन्होंने इनकी जो राजनीतिक विचारधारा में जो महत्ता है दल विहीन प्रजातंत्र के कारण है, इनके समग्र क्रांति के विचारधारा के कारण है और किसके कारण है, इन्होंने जो सर्वोदय का विचार प्रस्तुत किया। देखिए, इन्होंने 1970 ईस्वी में इंदिरा गांधी जी के विरुद्ध विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए भी जाना जाता है और इंदिरा गांधी को पदच्युत करने के लिए इन्होंने संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन चलाया और इन्हें लोकनायक की उपाधि भी प्राप्त हुई। 1999 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त इन्हें कौन कौन सा और सामाजिक प्रतिष्ठा का सम्मान मिला? इन्हें समाज सेवा के लिए 1965 में मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा अस्पताल जो लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल है इन्हीं के नाम पर है और बिहार का जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी इन्हीं के नाम पर है। इनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत कब से मानी जाती है? 1921 से मानी जाती है, जब वे असहयोग आंदोलन में कूद पड़े थे और 1934 में इन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। इनका मानना था कि समाजवाद जो है वो आर्थिक और सामाजिक पुनर्निर्माण का सिद्धांत है जिसका उद्देश्य क्या है? समाज का विकास करना है। तो ये था जयप्रकाश नारायण जी का राजनीतिक विचारधारा में योगदान, जयप्रकाश नारायण जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। इनसे जुड़े हुए जितने इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे, मैंने आपके सामने इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से स्पष्ट कर दिया। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो लेक्चर ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। चैनल पे नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकन को ऑल की सेटिंग पर सेट कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपको ये वीडियो लेक्चर बेनिफिशियल लग रहा है, उपयोगी लग रहा है, तो आप अपने ही तरह नेट JRF की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स में
पीजीटी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स में, जेएनयू एंट्रेंस एग्ज़ाम या पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स में जिनका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, इस वीडियो को शेयर करिएगा और मेरे इस प्रयास में अपना सहयोग जरूर से प्रदान करिएगा। तो इसी तरह के अन्य यूज़फुल वीडियो लेक्चर के साथ आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।